नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास शब्दों का एक खजाना है। पूरी एक लिस्ट है, 30 अंग्रेजी शब्द, उनके मतलब और उनके उदाहरण। लेकिन एक मिनट, ये कोई वोकैबुलरी की क्लास नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं, आज का मिशन कुछ और ही है। हाँ, हम इन शब्दों को सिर्फ रटने नहीं वाले, बल्कि उनकी आत्मा में उतर कर देखेंगे। ये शब्द हमारे एहसासात, हमारे स्वभाव और हमारी दुनिया को कैसे आकार देते हैं, है ना? सही कहा। और इसीलिए हमने इन शब्दों को कुछ समूहों में, कुछ थीम्स में बांटा है, ताकि हम इनके बीच के कनेक्शन को समझ सकें। तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं इंसानी तजुर्बे की सबसे बुनियादी चीज से, हमारी भावनाएं, हमारे एहसास। और पहला शब्द ही बहुत पावरफुल है, अबहॉर। अबहॉर। ये शब्द हेट या नफरत से कहीं ज्यादा गहरा है। हेट एक व्यक्तिगत भावना हो सकती है, जैसे मुझे किसी की आदत से नफरत हो सकती है। अच्छा। लेकिन अबहॉर में एक, कह सकते हैं, नैतिक घृणा, एक मॉरल रिपल्शन छिपा है। आप उस चीज से घृणा करते हैं जो आपके सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ हो। जैसे उदाहरण में दिया है, ही अबहोर्स क्रूएल्टी। बिल्कुल, वो क्रूरता से घृणा करता है। मतलब वो सिर्फ क्रूरता को नापसंद नहीं करता, वो उसे अपनी आत्मा से गलत मानता है। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब आई हेट ट्रैफिक कहना ठीक है, पर आई अबहॉर ट्रैफिक कहना शायद कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह का एक और गहरा शब्द है ड्रेड। मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब बस डर होता है। ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। फियर और ड्रेड में एक बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फियर उस पल में महसूस होता है जब खतरा ठीक आपके सामने है। मान लीजिए अचानक आपके सामने एक सांप आ जाए, तो आपको फियर महसूस होगा। ठीक है। लेकिन ड्रेड उस खतरे का इंतजार करने का डर है। ये वो बेचैनी है जो आपको अंधेरे गलियारे में चलते हुए महसूस होती है, ये जानते हुए कि आगे कुछ डरावना हो सकता है। ओहो, मतलब ये इंतजार का मनोवैज्ञानिक बोझ है। एग्जैक्टली। उदाहरण है, ही हैज ड्रेड ऑफ फेलियर। उसे असफलता का डर है। इसका मतलब है कि वो फेल होने के ख्याल से ही सहमा हुआ है, भले ही नतीजा अभी दूर हो। ये तो कमाल का अंतर है। और भावनाओं के इसी भारीपन को दिखाता एक और शब्द है, ग्रीव, यानी शोक करना। ये भी सिर्फ सैड होने से बहुत अलग है ना? बहुत अलग। सैडनेस एक पल की हो सकती है, आज है कल नहीं। ग्रीव एक प्रक्रिया है, एक लंबा सफर। अच्छा। ये किसी बहुत बड़े नुकसान, जैसे किसी अपने को खो देने के बाद के गहरे दुख से जुड़ा है। शी ग्रीव्ड फॉर हर लॉस। इस वाक्य में दुख की एक लंबी परछाई दिखती है, जो शायद महीनों या सालों तक चलती है। इन सब भारी शब्दों के बाद मुझे लगता है कि हमें खुशी वाले शब्द की जरूरत है। हाँ, और हमारी लिस्ट में है इलेटेड। और ये भी सिर्फ हैप्पी होने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हैप्पी एक सामान्य सुखद एहसास है। इलेटेड एक चरम पे पहुंची हुई खुशी है। ये वो एहसास है जब आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलती है या कोई ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हवा में उड़ने लगे। जैसे उदाहरण है, ही फेल्ट इलेटेड आफ्टर रिजल्ट। हाँ, परिणाम के बाद वह अत्यंत खुश महसूस कर रहा था। ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये वो खुशी है जो आपके पूरे वजूद को रोशन कर दे। बिल्कुल। अब एक और तीव्र भावना की बात करते हैं, क्रेव, यानी किसी चीज की लालसा करना। क्रेव, ये शब्द आजकल विज्ञापनों में बहुत सुनाई देता है, क्रेव द टेस्ट। हाँ, तो असल में इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ वांट से ज्यादा है। कहीं ज्यादा। जब आप किसी चीज को क्रेव करते हैं तो आपको लगता है कि उसके बिना आप अधूरे हैं। ये एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक भूख है। जैसे ही क्रेव्स सक्सेस। उसे सफलता की लालसा है। इसका मतलब है कि उसे सफलता की जबरदस्त भूख है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये एक जुनून बन जाता है। और जब जुनून इतना गहरा हो तो लोग मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहीं पे शायद अगला शब्द काम आता है, इम्प्लोर, गिड़गिड़ाना। बिल्कुल सही कनेक्शन। ये रिक्वेस्ट से कैसे अलग है? इम्प्लोर एक साधारण रिक्वेस्ट या आस्क से बहुत अलग है। इसमें एक तरह की डेस्परेशन और विनम्रता है। जब आप इम्प्लोर करते हैं तो आप अपनी शक्ति सामने वाले को सौंप देते हैं। मतलब आप लगभग भीख मांग रहे होते हैं। हाँ, ही इम्प्लोर्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए गिड़गिड़ाया। आप ये तब करते हैं जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा होता। और इस इमोशनल रोलर कोस्टर का आखिरी शब्द है हॉस्टाइल, यानी शत्रुतापूर्ण। हाँ, हॉस्टाइल एक माहौल या रवैये को बताता है जो दोस्ती से दुश्मनी में बदल गया हो। जैसे उदाहरण में है द क्राउड टर्न्ड हॉस्टाइल। ये दिखाता है कि माहौल एक पल में बदल सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो भीड़ शायद पहले शांत थी, वो अब गुस्से में है, आक्रामक है। तो हमने देखा कि ये शब्द सिर्फ मतलब नहीं बताते,
बल्कि भावनाओं की गहराई और उनके उतार चढ़ाव की पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल, हेट से अभौर तक, फियर से ड्रेड तक। लेकिन ये भावनाएं हवा में तो नहीं होती, ये लोगों के अंदर होती हैं। तो अब बात करते हैं उन शब्दों की जो किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसकी काबिलियत को दिखाते हैं। बेहतरीन ट्रांजिशन। चलिए देखते हैं कि किस तरह के लोग इन भावनाओं को महसूस करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिव गुण से करते हैं, डिलिजेंट यानी मेहनती। शी इज अ डिलिजेंट स्टूडेंट। हाँ, डिलिजेंट में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि लगन, सावधानी और अपने काम के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी है। मतलब ये सिर्फ हार्ड वर्किंग होने से ज्यादा है। हाँ, एक डिलिजेंट स्टूडेंट सिर्फ रट्टा नहीं मारता, वो चीजों को ध्यान से समझता है, अपना काम समय पर और सफाई से करता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई डिलिजेंट है तो इसका नतीजा अक्सर अगला शब्द होता है, अडेप्ट यानी निपुण। अक्सर ऐसा होता है पर हमेशा नहीं। अडेप्ट का मतलब है किसी काम में माहिर होना, स्किल्ड होना। जैसे शी इज अडेप्ट एट मैथ्स। हाँ, वह गणित में निपुण है। तो डिलिजेंस आपको अडेप्ट बना सकती है, लेकिन कुछ लोग स्वाभाविक रूप से भी किसी चीज में अडेप्ट होते हैं। अच्छा, वहीं कोई बहुत डिलिजेंट होकर भी शायद कभी एक्सपर्ट न बन पाए। तो डिलिजेंस एक रास्ता है, पर अडेप्ट होना मंजिल है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब इसके एकदम उलट शब्द पर आते हैं जो मुझे बड़ा मजेदार लगता है, क्लमजी, अनाड़ी। हाँ, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी क्लमजी इंसान से जरूर मिले हैं। ही इज क्लमजी इन वॉकिंग। वो चलने में अनाड़ी है, ये शारीरिक तालमेल की कमी है। ऐसा इंसान जो सीधी सपाट जमीन पर भी लड़खड़ा जाए, जिसके हाथ से चीजें गिरती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक दोस्त की याद आ गई जो एक बार हवा से टकराकर गिर गया था। दैट्स द परफेक्ट इमेज फॉर क्लमजी। बिल्कुल। और शारीरिक स्थिति से जुड़ा एक और शब्द है फीबल, यानी कमजोर। फीबल अक्सर बीमारी या बुढ़ापे की वजह से आई कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता है। He felt feeble after illness. बीमारी के बाद वो कमजोर महसूस कर रहा था। हाँ, लेकिन इसका एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल है किसी तर्क या बहाने के लिए, जैसे a feeble excuse, मतलब एक बहुत ही कमजोर बेदम बहाना। अच्छा, जिसे सुनकर ही पता चल जाए कि ये झूठा है। बिल्कुल। अब एक ऐसे गुण की बात करते हैं जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है, कैंडिड, स्पष्ट और ईमानदार। ही गेव अ कैंडिड रिप्लाई। कैंडिड होना एक दो-धारी तलवार है। इसका मतलब है बिना लाग लपेट के सीधी और सच्ची बात कहना। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही कैंडिड हो तो वो रूड भी लग सकता है। सही मायनों में कैंडिड होने के लिए सोशल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। सच भी बोलना और सामने वाले को ठेस भी न पहुंचाना, ये एक कला है। सच है। और ईमानदारी की बात चल रही है तो पैसों के मामले में एक शब्द है, फ्रूगल, मितव्ययी। लोग इसे अक्सर कंजूस समझ लेते हैं। और यही वो गलती करते हैं। मिजर यानी कंजूस और फ्रूगल में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? कंजूस इंसान पैसा खर्च करने से डरता है, वो सबसे सस्ती चीज खरीदेगा भले ही वो खराब हो। फ्रूगल इंसान पैसे की कीमत समझता है, वो बर्बादी से बचता है। वैल्यू फॉर मनी देखता है। बिल्कुल, वो शायद एक महंगी लेकिन टिकाऊ चीज खरीदेगा ताकि उसे बार बार न खरीदना पड़े। फ्रूगैलिटी एक समझदारी है, कंजूसी एक डर। ये अंतर जानना बहुत जरूरी था। अगला शब्द है रिलक्टेंट, यानी अनिच्छुक। हाँ, जब मन किसी काम को करने के लिए तैयार ना हो। रिलक्टेंस में एक अंदरूनी खींचतान होती है। मतलब आपको शायद पता है कि वो काम करना जरूरी है, पर आपका दिल नहीं मान रहा। He was reluctant to join. वे शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। शायद उसे वो नौकरी पसंद नहीं थी या उसे अपने दोस्तों को छोड़कर जाने का दुख था। इसमें खिचखिचाहट का भाव है। और इस समूह का आखिरी शब्द है विजिलेंट, सतर्क। विजिलेंट होना मतलब सिर्फ सावधान रहना नहीं है, ये एक हाइटन स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। मतलब हर आहट, हर खतरे पर आपकी नजर है। हाँ, बी विजिलेंट एट नाइट, रात में सतर्क रहें। ये एक तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एक गार्ड, एक सैनिक या रात में अकेले घर लौट रही एक महिला, इन सबको विजिलेंट रहना पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे ये शब्द किसी के व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर बना सकते हैं, मेहनती से लेकर अनाड़ी तक और स्पष्टवादी से लेकर सतर्क तक। बिल्कुल। अब ये लोग अपनी भावनाओं और अपने स्वभाव के साथ जब किसी स्थिति का सामना करते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारा तीसरा समूह इसी बारे में है, कार्यों, घटनाओं और उनके परिणामों के बारे में। चलिए एक्शन में आते हैं। पहला शब्द है अवर्ट, यानी टालना। ही अवर्टेड अ मेजर एक्सीडेंट।
उसने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। अवर्ट शब्द का इस्तेमाल हमेशा किसी बुरी चीज को होने से रोकने के लिए होता है। इसमें एक प्रोएक्टिव यानी पहले से कदम उठाने का भाव है। बिल्कुल, आपने अपनी समझदारी या एक्शन से एक संकट को टाल दिया। लेकिन जब हम संकट को टाल नहीं पाते तो हमसे एक ब्लंडर हो सकता है। भारी गलती। हाँ, मिस्टेक और ब्लंडर में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। मिस्टेक एक सामान्य गलती है जो किसी से भी हो सकती है, लेकिन ब्लंडर एक बड़ी बेवकूफ़ी भरी गलती है जिसके नतीजे गंभीर होते हैं। अच्छा, इतिहास में ऐसे कई ब्लंडर हुए हैं, जैसे किसी सेनापति का गलत फैसला जिससे पूरी जंग का पासा पलट गया। ही मेड अ ब्लंडर इन एग्जाम। उसने परीक्षा में एक भारी गलती की, शायद सवाल ही गलत पढ़ लिया। हाँ, और अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। ये एक छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एरर है। गलतियों के अलावा हमारे काम में अक्सर रुकावटें भी आती हैं। इसके लिए शब्द है हिंडर, बाधा डालना। हिंडर एक ऐसी रुकावट है जो आपकी गति को धीमा कर देती है। जैसे नॉइज हिंडर्स स्टडी, शोर पढ़ाई में बाधा डालता है। मतलब शोर आपको पढ़ने से पूरी तरह रोकता नहीं है, पर आपका ध्यान भटकाता है। हाँ, आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। और जब किसी को जबरदस्ती रोकना हो, उसके लिए शब्द है रीस्ट्रेन। हाँ, हिंडर एक पैसिव बाधा हो सकती है, लेकिन रीस्ट्रेन एक एक्टिव बलपूर्वक किया गया काम है। जैसे पुलिस रीस्ट्रेन द क्राउड। बिल्कुल, पुलिस ने भीड़ को रोका। यहाँ पुलिस ने शारीरिक बल का प्रयोग करके भीड़ को आगे बढ़ने से रोका। आप अपनी भावनाओं को भी रिस्ट्रेन कर सकते हैं। यानी गुस्से या दुख को जबरदस्ती काबू में रखना। हाँ, रोकने के लिए एक और शब्द है सीज। ये स्टॉप से कैसे अलग है? सीज ज्यादा फॉर्मल यानी औपचारिक शब्द है। ये अक्सर किसी प्रक्रिया के स्वाभाविक रूप से खत्म होने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे द रेन सीज्ड सडनली। बारिश अचानक बंद हो गई। हम द रेन स्टॉप्ड भी कह सकते हैं, लेकिन सीज्ड में एक तरह की शांति और समाप्ति का भाव है, जैसे सीज फायर होता है, युद्ध का रुकना। अच्छा, और कुछ कामों में छिपाना भी शामिल होता है, कंसील। कंसील का मतलब सिर्फ किसी चीज को आंखों से ओझल करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है सच, भावनाओं या इरादों को छिपाना। ही कंसील्ड द ट्रूथ। उसने सच छिपाया। और सच को छिपाने का बोझ किसी सामान को छिपाने से कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल। जिंदगी में हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। इंड्योर। इंड्योर बहुत ही मजबूत शब्द है। इसका मतलब है दर्द, मुश्किल या तकलीफ को हिम्मत से सहना और टिके रहना। He endured great pain. उसने बहुत दर्द सहन किया। इसमें लड़ने का भाव नहीं है, बल्कि शांत रह के झेलने की ताकत है। इंड्योरेंस में एक तरह की गरिमा होती है। सहने के अलावा हम कभी-कभी किसी चीज में लिप्त भी हो जाते हैं। इंडल्ज। इंडल्ज एक दिलचस्प शब्द है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे? आप अपनी पसंदीदा चॉकलेट में इंडल्ज कर सकते हैं, जो एक छोटा सा सुख है, लेकिन आप बुरी आदतों में भी इंडल्ज कर सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में है डू नॉट इंडल्ज इन बैड हैबिट्स। बुरी आदतों में लिप्त ना हो। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज में और कितना लिप्त हो रहे हैं। और इस समूह का आखिरी शब्द है लिंगर, देर तक ठहरना। लिंगर का मतलब है किसी चीज का खत्म होने के बाद भी उसका असर बाकी रहना। जैसे द स्मेल लिंगर्ड, गंध देर तक ठहर गई। हाँ, लेकिन ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है। एक अच्छी बातचीत का एहसास भी लिंगर कर सकता है, या किसी दुखद घटना की याद भी लिंगर कर सकती है। ये एक खूबसूरत और थोड़ा उदास शब्द भी हो सकता है। ये सभी एक्शंस और उनके परिणाम किसी न किसी बड़े कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, और यही हमारा आखिरी समूह है, वो शब्द जो बड़ी स्थितियों और विचारों को बयां करते हैं। और इसमें पहला शब्द ही बहुत पावरफुल है, इनएविटेबल। इनएविटेबल। इसका सबसे आसान मतलब है होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ सर्टेन या पक्का होने से ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसमें किस्मत या प्रकृति का एक ऐसा जोर है जिसे बदला नहीं जा सकता। डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु अपरिहार्य है। सूरज का डूबना इनएविटेबल है, मौसम का बदलना इनएविटेबल है। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। और जो चीजें समय के साथ बदल जाती हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, अप्रचलित। हाँ, ये शब्द टेक्नोलॉजी के लिए एकदम फिट बैठता है। कोई भी चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि उससे बेहतर कुछ आ गया है। टाइपराइटर्स आर ऑब्सोलीट। टाइपराइटर अप्रचलित हैं,
पेजर, फ्लॉपी डिस्क, कैसेट प्लेयर। ये सब अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। इस शब्द में एक तरह की नोस्टैल्जिया भी छिपी है। अब एक गंभीर स्थिति की बात करते हैं। पेरिल, खतरा। ये डेंजर से कैसे अलग है? डेंजर एक आम शब्द है, सड़क पार करने में भी डेंजर है। पेरिल एक ज्यादा बड़ा, जानलेवा और साहित्यिक शब्द है। मतलब जब आप इन पेरिल होते हैं तो आपकी जान दांव पर लगी होती है। बिल्कुल। ही सेव्ड हर फ्रॉम पेरिल। उसने उसे खतरे से बचाया। ये किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। स्थितियों में अक्सर कमी की बात भी होती है। यहाँ हमारे पास दो बहुत करीबी शब्द हैं, स्केर्स और मीगर। इनमें क्या अंतर है? ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये बहुतों को करते हैं, पर अंतर बहुत सीधा है। स्केर्स का मतलब है दुर्लभ, यानी कोई चीज अपनी सप्लाई में ही कम है। वो चीज उस जगह पर आसानी से मिलती ही नहीं। जैसे वाटर इज स्केर्स हियर, यहाँ पानी दुर्लभ है। बिल्कुल, रेगिस्तान में पानी स्केर्स है। और मीगर? मीगर का मतलब है बहुत थोड़ा या अपर्याप्त। ये उस मात्रा को बताता है जो आपको मिली है और वो आपकी जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। जैसे ही अर्न्स अ मीगर इनकम। वह अल्प आय अर्जित करता है। मतलब वो कमाता तो है, पर इतना कम कि गुजारा चलाना मुश्किल है। तो स्केर्स उपलब्धता की कमी है और मीगर मिली हुई मात्रा की कमी है। ये अब पूरी तरह साफ हो गया। और हमारी सूची का आखिरी शब्द है नोशन, यानी धारणा। नोशन एक विचार या विश्वास होता है जो अक्सर पूरी तरह से विकसित या साबित नहीं हुआ होता। ये एक तरह का गट फीलिंग या एक कच्चा आइडिया हो सकता है। जैसे ही हैज अ रॉन्ग नोशन। हाँ, उसकी एक गलत धारणा है। मतलब उसके दिमाग में एक गलत विचार बैठा हुआ है जो शायद तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो आज हमने इन 30 शब्दों की एक यात्रा की। हमने देखा कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुनिया को देखने के अलग अलग लेंस हैं। और शब्दों को थीम में समझने से न सिर्फ वो याद रहते हैं, बल्कि ये भी पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी गहरी और सूक्ष्म है। हाँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सही शब्दों का चुनाव आपकी सोच को भी बदलता है। इंग्लिश अगर टफ लगती है तो समझ लो सही गाइडेंस की जरूरत है। सब्सक्राइब टू एसएससी इजी वे, जहां एसएससी इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप इजी बनाया जाता है। क्रैक एग्जाम्स विथ कॉन्फिडेंस।